हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो मैं आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम बनाने के बाद में हम उसे सिद्ध करेंगे कि उसका फॉर्मूला जो है वो किस प्रकार आता है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में देखिए हमें क्या करना है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो प्रतिरोध जोड़ते व्हीटस्टोन सेतु में देखो दो बिंदु आप इस तरीके से आमने सामने लगा लें और इनके बीचों बीच दो बिंदु इस तरीके से लगा दें। ठीक है, दो बिंदु ए से में लगाएं, दो ए से में लगाएं। अब क्या करना है आपको, इसे इस तरीके से मिलाते हुए हमें एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना लेना है। हमारा चतुर्भुज यदि सही बनेगा तो हमारा डायग्राम भी सही आ जाएगा। अब हमें इन चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध जोड़ देना है। यहाँ पे हम चार प्रतिरोध इनमें जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा पहला प्रतिरोध, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इधर हमने लगा दिया एक यहां लगा देंगे। हम चार प्रतिरोध इनमें लगा देंगे। इस तरीके से इन प्रतिरोधों को हमने नाम दे दिया P, Q, R, S। अब इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। तो ये जो इधर वाला विकर्ण है इसे हम थोड़ा सा बाहर की साइड बनाएंगे। ये हमने बाहर इसे बना दिया और इस विकर्ण में एक सेल जोड़ देंगे और एक कुंजी जोड़ देंगे। ये हमने यहाँ पे इसमें जोड़ दिया, एक सेल C और कुंजी हमने इसमें K1 जोड़े। और जो दूसरा विकर्ण है इसके अंदर हम एक धारामापी जोड़ेंगे। ये देखो पहले तो मैंने विकर्ण बना दिया, अब इस विकर्ण में हम एक धारामापी यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हमने एक धारामापी जोड़ दी है, इस धारामापी को नाम दे दिया हमने G और एक लगा देंगे यहाँ पर कुंजी और उसको नाम दे देंगे अपन K2। अब इस सेल में से जो धारा होके जाएगी वो रहेगी I, लेकिन ये I यहाँ पर बढ़ जाएगी इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा I1, नीचे की हो जाएगी हमारी I2। यही धारा जब ये धारामापी में जाएगी तो ये बन जाएगी IG और इधर की साइड हो जाएगी I3, यहाँ पर हो जाएगी I4 और यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगी, वो I बन जाएगी। ये जो चार हमारे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं इनको हम नाम दे देंगे ABCD। इस वाले को नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया D। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके बारे में लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना PQRS चार प्रतिरोध हैं। PQRS क्या है, चार प्रतिरोध हैं जिन्हें समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ा गया है। हमने इन्हें समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ दिया है। एक विकर्ण में, यहां पर एक विकर्ण है जिसके अंदर हमने एक विकर्ण में एक सेल C तथा कुंजी K1 जोड़ी गई है। दूसरे विकर्ण में धारामापी G
तथा कुंजी K2 जोड़ी गई है। परिपथ में धारा I1, I2, I3, I4 के रूप में प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिंदु B पर किरचॉफ की प्रथम नियम से अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ B पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी धारा आ रही है और कौन कौन सी धारा जा रही है। तो B पे हमने देखा, देखो एक I1 आ रही है, एक I3 जा रही है और एक IG जा रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम I1, I3 और IG, ये तीन धाराएं हैं जो B से आ रही है और जा रही है। अब इनका बीजगणित देखेंगे तो बीजगणित में क्या करना है, हमें जो आ रही है उसे प्लस में लिखेंगे और जो जा रही है उन्हें माइनस में लिखेंगे। अब इनका जो बीजगणितीय योग होता है, मतलब इनको जोड़ना, वो कितना होता है, शून्य होता है। ये हमें किरचॉफ के प्रथम नियम में बताया था, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इन प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा I1 माइनस I3 माइनस IG बराबर 0। अब ये जो IG है ये संतुलन की स्थिति में कितना बन जाता है, 0 बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे संतुलन की स्थिति में ये जो IG है ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे IG की जगह पे इसलिए हम लिख देंगे I1 माइनस I3 माइनस 0 बराबर 0। ये IG की यहाँ पर हमने 0 कर दिया, 0 को हटा दो और I3 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा कितना, I3 माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। तो हमारा I1 किसके बराबर आ गया, I3 के बराबर आ गया। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे हम, अब लगाएंगे बिंदु D पर किरचॉफ का पहला नियम। अब बिंदु D पर, पहले B पे लगाया था, अब D पे लगाएंगे, सेम वैसे का वैसे ही। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु D पे लगाएंगे। तो D पे देखो कौन कौन सी धारा आ रही है और जा रही है। तो I2 आ रही है, I4 जा रही है और एक IG ऊपर से आ रही है। तो यहाँ पे धारा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम I2 आ रही है, I4 जा रही है और IG जो है वो आ रही है। तो जो आ रही है वो प्लस की लिखेंगे और जो जा रही है वो माइनस की लिखेंगे। ये हमने कोष्टक में बंद कर दिया। और इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, वो शून्य होता है। अब इन प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो I2 जो प्लस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का गुणा करा तो बीच में माइनस आ गया I4, ये प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, IG बराबर 0। लेकिन संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होता है, IG का जो मान है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे IG की जगह पे 0 कर देंगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, I2 माइनस I4 प्लस 0 बराबर 0। 0 को हटा दो और I4 को बराबर के उधर ले चलो तो I2 बराबर आएगा हमारे पास I4। ये आ गया भैया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2 आ चुका। समीकरण 1 में हमने I1 बराबर I3 बताया था, समीकरण 2 में I2 बराबर हमने I4 यहाँ पे बताया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ABD, इसके अंदर लगाएंगे हम किरचॉफ का दूसरा नियम। और यहाँ पर हम जो नियम लगाने वाले हैं उसमें हम घड़ी की दिशा देखने वाले हैं।
घड़ी किस दिशा में चलती है, इस तरीके से चलती है हमारी घड़ी, है ना, क्लॉकवाइज। सेम ऐसा हम अभी इसके बाद में लगाएंगे, इसमें भी हम घड़ी की दिशा से क्लॉकवाइज जो है वो रूल लगाने वाले किरचॉफ का दूसरा। तो यहाँ पर देखिए जरा, हम लेने वाले हैं त्रिभुज ABD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब कौन सा नियम लगाएंगे अपन, द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद जाल में लगता है। सबसे पहले तो हमने ये जान लिया किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो हमेशा बंद जाल में लगता है। तो यहाँ पे ये पूरा बंद जाल दिख रहा है, तो इसके लगाने के लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले इस परिपथ फिगर वाले में आपको देखनी है कौन कौन सी धारा बह रही है। देखो यहाँ पे I1 बह रही है, तो ये लिख दिया हमने I1, और कौन सी बह रही है, I2 बह रही है इधर वाले में, तो ये लिख दिया हमने I2, और एक IG भी आ रही है, तो ये लिख दिया हमने IG। ये तीन धारा है हमारी जो इस वाले परिपथ में काम कर रही है। अब इनके साथ प्रतिरोध कौन कौन सा जुड़ा वो देखो I1 के साथ P जुड़ा हुआ है, तो I1 के साथ P लिख दो। I2 के साथ R जुड़ा है, तो I2 के साथ R लिख दो। IG के साथ एक धारा मापी लगी हुई है देखो यहाँ पे, तो इसके साथ क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे कैपिटल G लिख देंगे। अब इनका बीजगणित देखेंगे। अब बीजगणित कैसे देखना है, जो हमारी घड़ी की दिशा में चल रही है धारा उसे हम प्लस में लिखेंगे, और यदि विपरीत दिशा में चल रही है तो माइनस में लिखेंगे। देखो I1 ऊपर जा रही है और हमारी घड़ी की दिशा भी ऊपर ही चल रही है। जब घड़ी चलती है, आप घड़ी को इस तरीके से देखो, घड़ी का काटा जो है वो इस तरीके से चलता है, तो हमारी जो I1 है वो तो ऊपर जा रही है, हमारी घड़ी का काटा भी ऊपर जा रहा है, तो इसे भी काय में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ऐसे ही IG को देखो जरा, IG जो है वो नीचे आ रही है ना, और हमारी घड़ी का काटा भी नीचे आता है, तो IG का आएगा प्लस का आएगा। अब बात करें I2 की, तो हमारी I2 धारा जो है वो इस तरीके से नीचे जा रही है, और जबकि घड़ी का काटा तो हमारा ऊपर जाता है। ये विपरीत क्रम हो गया, तो ये I2 का लेंगे, माइनस का लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगा लिया। अब इनका जो बीजगणितीय योग होगा, योग मतलब अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे, तो I1P माइनस I2R प्लस IGG बराबर 0। अब संतुलन की स्थिति में IG का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ से इसका मान 0 बना देंगे, यहाँ लिखेंगे हम। लेकिन संतुलन की स्थिति में IG बराबर होता है 0, तो यहाँ पे इसमें IG का मान 0 करो, तो ये बन जाएगा देखो I1P माइनस I2R प्लस 0 बराबर 0। ये वाला हमने इसका मान 0 कर दिया, 0 को हटा दो और I2R को बराबर के उधर ले चलो, ये बन जाएगा I1P बराबर I2R। ये हो गया भैया हमारा समीकरण नंबर 3। यहाँ पे हमारा समीकरण नंबर 3 ये बन चुका है। इस माइनस वाले को हम बराबर के उधर लेके गए, तो वो काय का हो गया, प्लस का हो गया। अब हम करने वाले हैं सेम इसी तरीके से हमारा जो दूसरा वाला परिपथ है त्रिभुज मतलब BCD, इसमें किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज BCD में किरचॉफ के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से। अब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, वही इस परिपथ में धारा देखो कौन कौन सी बह रही है, I3 बह रही है, I4 बह रही है और एक IG। तो हमने इन धाराओं को लिखा I3, I4 और IG। अब इनके साथ में प्रतिरोध देख लो, I3 के साथ Q है, ये लिख दिया Q, I4 के साथ S है, ये लिख दिया S, और IG के साथ तो धारा मापी जुड़ी हुई है, तो ये लिख दिया हमने धारा मापी। अब प्लस माइनस लगा लें, तो देखो वही हमारी घड़ी की दिशा किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है घड़ी की दिशा, ठीक है। अब जो I3 है वो इधर जा रही है, ऊपर से I3 आ रही है, I3 वो उधर जा रही है, तीर का निशान उधर ही है, तो I3 का लेंगे प्लस का। I4 की बात करें तो I4 इधर जा रही है, लेकिन हमारी घड़ी की दिशा ये विपरीत है I4, तो ये लेंगे माइनस का। और IG जो है वो नीचे आ रही है ऊपर से, और हमारी घड़ी की दिशा तो ऊपर जा रही है, तो IG जो है वो काय का लेंगे, माइनस का। अब इनका जो ये बीजगणितीय योग है, इनको जोड़ेंगे तो कितना होता है, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर। इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा करेंगे, तो I3Q माइनस I4S, लिख दिया हमने I4S, और माइनस IGG बराबर 0। लेकिन संतुलन की स्थिति में, लेकिन संतुलन की स्थिति में
असंतुलन की स्थिति में IG का मान कितना होता है, IG का मान तो 0 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 0, तो ये बन जाएगा I3 माइनस I4s माइनस 0 बराबर 0, 0 को हटा दो और I4s को बराबर के उधर ले जाओ, यहाँ बन जाएगा I3 बराबर I4s, ये इधर माइनस का था उधर जाके बराबर के उधर जाके प्लस का हो गया, ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे हम इस समीकरण 4 में समीकरण 4 से समीकरण 3 में भाग दे देंगे। देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे देंगे। समीकरण 3 कितना है जरा देखिए, वो है हमारा I1P, इसमें भाग दे देंगे। देखो LHS में LHS से भाग देंगे, तो I1P में किससे भाग देंगे, I3Q से, ये लिख दिया मैंने I3Q बराबर, इधर क्या लिखा हुआ है I2R, ये लिखा हमने I2R बटे I4s हो जाएगा, कि हो गया I4s। अब यहां पर हमने देखा कि हमारा जो समीकरण 1 व 2 है, समीकरण 1 व 2 से हमने समीकरण 1 में देखा था कि I3 किसके बराबर है, I1 के बराबर है। इस I3 के आप I1 लिख सकते हैं अपन, देखो मैंने I1P बटे I1Q बराबर, ऐसे I2R, ये जो I4 है वो समीकरण 2 में I4 किसके बराबर है, I2 के बराबर है, तो लिख दिया मैंने I2s, I4 यहाँ पे I2 लिख दिया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, P बटे Q बराबर R बटे S। तो यहाँ पर हमारा व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो सिद्ध हो चुका है कि दो संगत भुजाओं के, देखो ये वाली P और एक Q की दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो हमने यहाँ पर बहुत ही आसान मेथड के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए हम आप तक सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास से रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता जाता है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।